एलिवेटर। दोस्तों, आप में से कोई कभी किसी एलिवेटर या देसी ज़बान में अगर कहा जाए तो लिफ्ट में फंसा है? कभी ऐसे हुआ है कि आप लिफ्ट में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हो और लाइट चली जाए और आप कई घंटे के लिए लिफ्ट में बंद हो जाएं और इसी टाइम आपको टॉयलेट जाने की हाजत हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचें या ना सोचें, लेकिन जापान की कंपनीज ये जरूर सोचती हैं और इसी वजह से जापान में मौजूद ज्यादातर ऑफिसेज और होटल्स में जितनी भी लिफ्ट्स मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर में कमोड बनाया जाता है ताकि अगर किसी वजह से एलिवेटर रुक जाए और बंदे को रफ़ाए हाजत हो तो आराम से अपनी जरूरत पूरी कर सके। बाय द वे, लोग इसको ज्यादातर कमोड की बजाय बतौर बेंच इस्तेमाल करते हैं और इसी कमोड के नीचे एक पोर्शन मौजूद है जिसमें फूड आइटम्स रखे हुए होते हैं ताकि अगर आप लिफ्ट में फंसे और आपको भूख लग जाए तो आप कुछ खा भी सकें। व्हीलचेयर एक्सेसिबल बस। जापान बुजुर्गों और अपाहिज लोगों का ख्याल रखने के लिए ऐसी गैजेट्स बनाता रहता है जिससे उनकी जिंदगी में आसानी पैदा की जा सके। वैसे भी जापान में अपाहिज और बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर से पब्लिक बस सर्विस के तौर पर चलने वाली तमाम बसेस को खास फोल्डिंग रैंप्स बनाकर दिए गए हैं ताकि अगर कोई व्हीलचेयर वाला पैसेंजर बस में सवार होना चाहे तो उसे मुश्किल ना हो। जापान के रूल्स के हिसाब से ये बस ड्राइवर की ड्यूटी है कि वो खुद रैंप को सेट करेगा और खुद पैसेंजर को बस में सवार कराएगा। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि बस में मौजूद तमाम पैसेंजर्स खामोशी से इंतजार करते हैं। हमारे यहाँ के कुछ पढ़े लिखे जाहिलों की तरह नहीं जो खामखा में शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जापान इस तरह की बस रैंप टेक्नोलॉजी पर काफी काम कर रहा है और जल्दी वो ऐसे ऑटोमेटिक रैंप्स हर बस के साथ लगा देगा जो ऑटोमेटिक तरीके से खुद ओपन और क्लोज होंगे ताकि वक्त बचाया जा सके। पार्किंग चेयर्स। किसी भी ऑफिस में जब काम का टाइम खत्म होता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं तो एक बंदे की बकायदा ड्यूटी होती है जो सारे यूजेबल फर्नीचर की सेटिंग वापस सही करता है जिनमें ज्यादातर चेयर्स होती हैं। जापान की निसान कंपनी ने इस चीज का सोल्यूशन कुछ ऐसा निकाला है कि उन्होंने अपने एक ऑफिस की सारी चेयर्स इस तरह की बनाई हैं कि वो खुद ब खुद अपनी मखसूस जगह पर जाकर पार्क हो जाती हैं। इन सबको इकट्ठा चलाने के लिए तालियां बजाई जाती हैं और सारी चेयर्स अपनी अपनी जगह खुद ब खुद जाकर सेट हो जाती हैं। इन चेयर्स में मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं जिन्हें वाईफाई से भी चलाया जा सकता है, लेकिन इनकी कीमत काफी ज्यादा है। शायद यही वजह है कि जापान की ये इजाद इतनी ज्यादा मशहूर नहीं हुई। काम पर सोना। आप लोगों ने शायद सुना या देखा होगा, काम के दौरान लोग सो जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो शर्मिंदा होते हैं। जापान की सकाफती रवायात में ये बात खास तौर से वाज़ेह है कि ज्यादा मशगूल होकर काम करने वाले अफराद की नींद पूरी नहीं होती और अगर ऐसे अफराद काम के दौरान थोड़ी देर का नैप लेना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत है। इस तरह के सोने को डे नैपिंग कहते हैं और जापान में अक्सर लोग ट्रेन्स, ऑफिसेज या बस स्टेशन पर नैपिंग करते हुए नजर आते हैं। हाँ, एक बात जो कि सिंपल सी है, कोई भी अपने बॉस के सामने नैप नहीं लेता। बस प्लेटफॉर्म्स। जापान की रोड्स और गलियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को टर्न्स लेने में अक्सर मुश्किल का सामना रहता था, जिसका जापान ने कुछ अजीब लेकिन दिलचस्प हल निकाला है। जापान ने हर उस खास जगह पर रोटेटिंग प्लेटफॉर्म्स बना दिए हैं जहाँ पे जगह तंग है और ये इसलिए कि बसेस को बाआसानी हर तरफ मोड़ा जा सके। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जापान के मुख्तलिफ गैरेजेस में भी बनाए गए हैं। जापान के बस ड्राइवर्स के मुताबिक इस सिस्टम को पूरे मुल्क में फैलाया जाना चाहिए क्योंकि इससे उनका काफी सारा टाइम बच जाता है और एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी भी बहुत हद तक कम हो जाती है। ऑटोमेटेड बसेस। जापान दुनिया के उन टॉप के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होता है जो ऑटोमेटेड बसेस पर काम कर रहे हैं, बल्कि जापान ने तो इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार करके कुछ टेस्ट भी कर लिए हैं। जापान बहुत तेजी के साथ अपने पूरे मुल्क में ऑटोमेटेड बस स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है और 2022 तक पूरे मुल्क में इसका नेटवर्क फैलाना चाहता है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद आसानी लाई जा सके। इन बसेस पर काफी किस्म के लेजर सेंसर्स और कैमरास लगे हुए हैं जिनकी मदद से इन बसेस को चलाया जाता है। साइंस। जब भी हम किसी बहुत बड़े मॉल में जाएं तो हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हमारा बहुत सारा टाइम चीजों को ढूंढने में जाया हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो चीज पड़ी कहाँ है। जापान ने इस मसले का सोल्यूशन कुछ इस तरह से निकाला है कि उन्होंने हर मॉल का डिजिटल मैप बनाया हुआ है जिसको एक डेटाबेस से कनेक्ट किया गया है जिसमें मॉल में मौजूद हर चीज की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। कस्टमर्स को सिर्फ जाकर इस चीज का नाम लिखना पड़ता है और मैप मशीन या रोबोट इशारे की सूरत में इसे जाने की डायरेक्शन और अपनी LCD पर मौजूद मैप दिखा देता है ऑप्शंस के साथ ताकि कस्टमर बगैर वक्त ज़ाया किए एग्जैक्ट शॉप या स्टॉल पर जा सके। वेंडिंग मशीन्स। हमें से ज्यादातर लोगों ने वेंडिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स या पॉपकॉर्न हासिल करने के लिए इस्तेमाल की होती हैं या फिर हद से ज्यादा अगर की भी हैं तो कॉफी के लिए। इससे ज्यादा नॉर्मली हमारे यहाँ नजर भी नहीं आती हैं, लेकिन जापान दुनिया का वो मुल्क है जहां हर तरह की वेंडिंग मशीन होती है। जी हाँ, हर तरह की। आप जिस चीज का सोचेंगे उससे मुतल्लिक कोई ना कोई वेंडिंग मशीन जापान में मौजूद जरूर होगी। हाल ही में हुए एक सर्वे के हिसाब से जापान में 50 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर जापान में वेंडिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाली अशिया ये होती हैं:
हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, आइसक्रीम, फास्ट फूड, कैंड फूड, सूप, ब्रेड, राइस, एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेंटाई मांगा और कॉन्डम्स। कलर चेंजिंग क्लोथ्स। रंग बदलने वाले कपड़ों के बारे में सोचकर एक बार ऐसा लगता है कि ये कोई खास स्काई-फाई मूवीज के लिए डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जापान के साइंटिस्ट ने कपड़ों की शक्ल में एक ऐसा अनोखा मवाद तैयार किया है जो रंग बदलता है। इन कपड़ों के बारे में एक और खास बात यह है कि आप काफी सारे कलर ऑप्शंस और डिजाइन में से खुद कोई भी सिलेक्ट करके पावर ऑफ कर देते हैं और फिर कलर और डिजाइन तब तक वही रहता है जब तक आप उसे चेंज ना करें। इस टेक्नोलॉजी पर भी जापान के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक ही तरह की शर्ट या फ्रॉक पर सैकड़ों अलग अलग डिजाइन्स और कलर्स खुद बनाए जा सकते हैं। रोबोट्स। जापान जदीद टेक्नोलॉजी से लैस वो मुल्क है जो रोबोटिक्स में दुनिया में सबसे आगे है। रोबोट्स एक तरह से जापानीज सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जापान में छोटे और बड़े कामों के लिए अलग अलग तरह के रोबोट्स मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसानी मदद के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जापान रोबोट्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा चुका है। वो अपने मुल्क की दिफा के लिए बॉर्डर फोर्सेस के तौर पर बहुत ही आला टेक्नोलॉजी वाले मिलिट्री रोबोट्स बना रहा है। हाँ, आपने हॉलीवुड की फिल्मों में जैसे कि आयरन मैन वगैरह में मिलिट्री रोबोट्स देखे होंगे, लेकिन जापान ने अपना लेटेस्ट प्रोटोटाइप मिलिट्री रोबोट तैयार कर लिया है जिसका नाम कर्टिस है। ये रोबोट लगभग 4 मीटर ऊंचा और 4.5 टन वजनी है और इसे जदीद किस्म के हथियारों के साथ लेजर टेक्नोलॉजी के गाइडिंग सिस्टम के साथ बनाया गया है। हाँ, जापान इन रोबोट्स को मजीद एडवांस और पावरफुल बनाने पर काम कर रहा है ताकि जंग की सूरत में बॉर्डर पर मौजूद इंसानी जानों का ज़िया ना हो, और शायद इसलिए भी कि वो दोबारा हिरोशिमा और नागासाकी वाला सानिया नहीं देखना